भैया विभाग में प्रमोशन होने हैं और टीचर परेशान है। सब भैया इस चीज़ से परेशान है कि वो सीनियर हैं या जूनियर हैं। अब कोई अंतर जनपदीय ट्रांसफर से आया, वो परेशान है कि भैया वो सीनियर है या जूनियर है। इसके साथ ही दोस्तों, जो तमाम भर्तियां हुई हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, 10,800 हो गई है ना, 9,770 हो गई, और आपकी 10,000 हो गई, 15,000 हो गई, 16,448 हो गई है ना, और बाकी 72,000 हो गई, 68,000 हो गई, 69,000 हो गई। तो इसमें सीनियर कौन होगा इन टीचरों में? तो यहाँ पर काफ़ी लोग सस्पेंस में हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। काफ़ी लोग मृतक आश्रित कोटे से लगे पड़े हैं। अब वो सोच रहे हैं कि भैया उनके पिता की मौलिक नियुक्ति को क्या वही मानी जाएगी या फिर उनकी जब नियुक्ति है वो माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों नई नई नियमावली बदल दी गई हैं और कन्फ्यूजन की स्थिति है। टेंशन मत लीजिएगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए यार आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सही और सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता है। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, वरिष्ठता किसे माना जाएगा, किसे वरिष्ठ माना जाएगा, क्योंकि अभी जो प्रमोशन होने हैं वो वरिष्ठता के आधार पर होने हैं। और टीचर्स में यही हुआ पो की स्थिति है कि मैं सीनियर हूँ या वो सीनियर है, और जिन लोगों की सेम डेट है उनमें कौन सीनियर है। ये सारी चीज़ें आज आपको क्लियर होने जा रही है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, निकालिएगा मत। कुछ लोग जल्दी बल्दी निकालते, ये मत कीजिएगा, निकालिएगा मत, पूरा देखिएगा वीडियो, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षिकाओं की वरिष्ठता सूची को लेकर व्याप्त असमंजस और विवाद के बीच टीचर्स इंडिया ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981, ध्यान दीजिएगा, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 की विधिक व्याख्या के आधार पर स्थिति को स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर मैं आज आपको स्थिति स्पष्ट करने जा रहा हूँ 1981 की जो नियमावली उसके अनुसार। संगठन का कहना है कि वरिष्ठता निर्धारण का मूल आधार नियमावली में निहित सिद्धांत हैं। भैया वरिष्ठता वही सिद्ध कर पाएंगे जो नियमावली के अंतर्गत आते होंगे, जो 1981 की है बेसिक शिक्षा परिषद की। तो जिन्हें अलग अलग भर्तियों की प्रकृति के अनुसार समझा जाना आवश्यक है। हर भर्ती का अलग अलग हिसाब रहा है, तो यहाँ पर ये मामला अटका रहता है कि कौन जूनियर कौन सीनियर। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के अनुसार वरिष्ठता का प्रथम और मूल मानक मौलिक नियुक्ति की तिथि है। तो ये आप जान लीजिए कि जो तिथि है वो मौलिक नियुक्ति मानी गई है, यानी कि अगर आप अंतर जनपदीय ट्रांसफर से आ रहे हो तो यहाँ पर आपकी मौलिक नियुक्ति वो मानी जाएगी जब आपने नियुक्ति स्कूल किया है। तो कायदे में क्या है, क्या उनकी सीनियरिटी 0 की जाएगी? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नहीं। अब ये क्लियर है कि जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर से जो टीचर्स आएंगे उनकी मौलिक नियुक्ति वही रहेगी और उनकी सीनियरिटी वो 0 नहीं की जाएगी, आप ये जान लीजिए। और इसी के आधार पर दोस्तों प्रमोशन किए जाएंगे। देखिएगा, उसी के क्रम में वरिष्ठता की सूची बनाई जाती है। यदि शिक्षक स्थानांतरण होकर किसी जनपद में आया है तो उसकी वरिष्ठता के सचिव द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश की तिथि को ही मौलिक तिथि माना जाएगा। तो यानी कि अगर आप अंतर जनपदीय ट्रांसफर से आए हो तो यहाँ पर सचिव जी द्वारा जो लेटर जारी किया गया, आदेश जारी किया जाता है ना, तो उसी को आदेश को मौलिक नियुक्ति माना जाएगा अंतर जनपदीय स्थानांतरण से जो टीचर आए हैं, चलेगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि जब मौलिक नियुक्ति अथवा स्थानांतरण आदेश की तिथि समान हो, मान के चलो कि दोनों समान है, मौलिक नियुक्ति और स्थानांतरण आदेश की जो डेट है वो समान है, तभी वरिष्ठता तय करने के लिए आगे के मानक लागू होंगे। यही सिद्धांत नियमावली की विधिक व्याख्या और न्याय दृष्टिकोण से भी स्थापित है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मौलिक नियुक्ति समान होने पर वरिष्ठता के मानक क्या हैं। अगर आपकी मौलिक नियुक्ति समान है तो वरिष्ठता का क्या आधार होगा वो मैं आपको बताऊँगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 8 नवंबर 2011, ध्यान दीजिएगा, 8 नवंबर 2011 तक नियुक्त शिक्षक पहले जन्मतिथि देखी जाएगी। सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी कि उनकी क्या है डेट ऑफ बर्थ। जन्मतिथि समान होने पर नाम का वर्णक्रम अल्फाबेटिक ऑर्डर वरिष्ठता का आधार होगा। तो यानी कि 8 नवंबर 2011 तक जो भी टीचर नियुक्त हैं, दो चीज़, पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, अगर डेट ऑफ बर्थ सेम है तो उनका अल्फ़ाबेटिकल देखा जाएगा, यानी ABCD ऐसे देखा जाएगा। तो यहाँ पर साथियों ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो भर्तियाँ हुई हैं, कौन कौन सी हुई हैं, 9,770 वाली, 10,800, 10,000, 15,000, 16,448 एवं 12,460 और 15,000 ये हो गई। इन भर्तियों में वरिष्ठता चयन गुणांक के आधार पर तय होगी।
तो अगर जो लोग भी इन भर्तियों में हैं, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, कौन सी भर्ती, 9770, ये शायद 2012 में, शायद 11 में ऐसी कुछ आई थी, और 10,800 ये 2013 की भर्ती है ऐसी शायद, और 10,000, फिर 15,000, फिर 16,448 एवं 12,460। तो इनका वरिष्ठता जो माना नापा जाएगा वो चयन गुणांक के आधार पर नापा जाएगा। चयन गुणांक निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो आप यहाँ पर चयन गुणांक जान लीजिए अगर आप इस भर्ती के हैं तो। देखिएगा, शैक्षिक अंक, सबसे पहले आपके शैक्षिक अंक देखे जाएंगे, यानी कि परसेंट के आधार पर आपका गुणांक निकलेगा। जैसे हाई स्कूल का प्राप्तांक जो आपका होगा उसका परसेंट यानी 0.1 मल्टीप्लाई होगा 0.1 से, ठीक है। इंटरमीडिएट प्राप्तांक परसेंट जो भी होगा उसका मल्टीप्लाई होगा 0.2 से, और स्नातक प्राप्तांक जो भी परसेंट होगा उसका मल्टीपल होगा 0.4 से। तो यहाँ पर इसके साथ ही प्रशिक्षण अंक जो आपकी ट्रेनिंग की है उसके भी अंक अलग से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सैद्धांतिक परीक्षा है, ध्यान दीजिएगा, उसमें प्रथम श्रेणी में जो पास हुआ है उसे 12 अंक दिए जाएंगे, द्वितीय श्रेणी वाले को 6 अंक दिए जाएंगे, और तृतीय श्रेणी को 3 अंक दिए जाएंगे। क्योंकि पहले बीटीसी में ये अंक दिए जाते थे, क्योंकि जो फर्स्ट लाता था वहाँ फर्स्ट नहीं होता था, वहाँ अंक चलते थे। जैसे जो पहला जो फर्स्ट लाया है, चाहे वो 90% हो चाहे 60% हो, लेकिन उसे 12 नंबर मिलते थे, और जो बाकी के नीचे जाते थे सेकंड में आते थे उन्हें 6 नंबर मिलते थे। देखिएगा, और प्रयोगात्मक परीक्षा भी होती थी, तो ये टोटल होता था वो 24 अंकों का होता था। उसमें प्रथम वाले को 12, सेकंड वाले को 6 और तृतीय श्रेणी को 3 अंक मिलते थे। तो 24 नंबर होता था। अगर किसी के 90% या 100% आए, 60% पे फर्स्ट होता है तो उसे 24 नंबर मिलते थे, और सेकंड वाले को 12 नंबर मिलते थे। देखिएगा, उपयुक्त सभी अंकों का कुल योग ही चयन गुणांक माना जाएगा। उसी के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित होगी। देखिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय में अगर बात करें, उच्च प्राथमिक विद्यालय जो यूपीएस स्कूल में 29,334 गणित विज्ञान की सीधी भर्ती हुई है, उसका क्या मानक रहेगा। तो इसके लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की मिलीजुली वरिष्ठता सूची में मौलिक नियुक्ति तिथि समान होने के बाद उपयुक्त मानक अपनाया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है यही कि जूनियर टीचर जो डायरेक्ट भर्ती के आए हैं और एक जो हेड टीचर है प्राइमरी है, उनका बड़ा मैटर चलता है कि भैया कौन जूनियर कौन सीनियर। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कंपोजिट विद्यालय में ये ड्रामा है कि भैया कि जूनियर का चार्ज होना चाहिए या प्राइमरी के हेड का चार्ज उस पर होना चाहिए। और ये भी चलता है कि भैया कंपोजिट विद्यालय में किसका समायोजन किया जाएगा। काफ़ी ड्रामा है। तो देखिएगा, मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। पहले मैं बात करूँगा 72,000 जो भर्ती हुई थी उसके बारे में। तो 72,825 भर्ती है, और ये यूपी टेट 2011 के अनुसार हुई थी। इसमें भर्ती 72,000 पूरी है, जो यूपी टेट 2011 में होता है उस पर हुई थी। इस भर्ती में वरिष्ठता का आधार यूपी टेट 2011 के प्राप्त अंक होंगे। अगर आप 72,000 वाले हो तो आपके 2011 के प्राप्त अंक होंगे, क्योंकि यही इस भर्ती की चयन प्रक्रिया का मूल मेरिट मानक था। मौलिक तिथि समान होने पर टेट का अंक वरिष्ठता सूची को निर्धारित करेगा। तो अगर आप 72 वाले हो तो आपका टेट के अंक जोड़े जाएंगे, जिसके टेट के अंक ज़्यादा होंगे उसका लाभ मिलेगा। चलेगा, आप देखते हैं। और जो भर्तियाँ जो 68,500 और 69,000 हुई हैं, उसके मैटर में क्या है। इन भर्तियों में वरिष्ठता निर्धारण के लिए निम्न अंकों का योग किया जाएगा। जैसे हाई स्कूल का प्राप्तांक और उसका परसेंट रहेगा मल्टीप्लाई 0.1, और इंटरमीडिएट का प्राप्तांक होगा उसका परसेंट होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई 0 बनी रहेगा। और स्नातक परसेंट का जो प्राप्तांक होगा इसमें भी मल्टीप्लाई 0.1 का ही होगा। और प्रशिक्षण प्राप्तांक जो परसेंट होगा इसमें भी मल्टीप्लाई 0.1 का ही होगा। और शिक्षक भर्ती, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक परसेंट का 60%, यानी कि यहाँ पर जो सुपर टेट है वो जोड़ा गया है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो सुपर टेट का जो प्राप्तांक परसेंट होगा उसका 60% जोड़ा जाएगा। और शिक्षा में से जो शिक्षक बने भर्ती हेतु अतिरिक्त 25 अंक, तो यहाँ पर उनको फ़ायदा हो जाएगा जो शिक्षा मित्र है, क्योंकि उनको अंक दिए गए थे, इसमें भर्ती के लिए 25 अंक दिए गए थे, तो उनको 25 अंक मिलेंगे। अब देखिएगा, सभी अंकों का कुल योग मौलिक नियुक्ति तिथि समान होने की वरिष्ठता का आधार होगा। सभी अंक जोड़े जाएंगे, जिसमें जिसके ज़्यादा होगा उसका मौलिक नियुक्ति मानी जाएगी, और वही प्रमोशन का आधार होगा। अब टीचर्स इंडिया का स्पष्ट मत क्या है, मैं आपको बता दूं। टीचर्स इंडिया का कहना है, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 की सही और संतुलित व्याख्या यही है कि वरिष्ठता का मूल आधार नियुक्ति है, ना कि मनमाने व पश्चातवर्ती मानक। तो वरिष्ठता का जो आधार है वो मूल जो आपकी नियुक्ति है बस वही माना जाएगा, और कुछ भी नहीं। द्वितीय मानक केवल तभी लागू होंगे जब मौलिक नियुक्ति समान हो। तो सेकेंडरी मानक तभी लागू कीजिएगा जब दोनों की नियुक्ति समान हो, ठीक है।
जब मौलिक नियुक्ति समान हो, द्वितीय मानक अर्थात चयन का आधार भी समान होने पर जन्मतिथि देखी जाएगी। अगर दोनों के भैया नंबर सेम है, नियुक्ति सेम है, तो इसमें जन्मतिथि देखी जाएगी। जन्मतिथि भी अगर समान है तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल लिया जाएगा, ABCD। जैसे मनोज M हो गया, उसकी जन्मतिथि, और एक आलोक है तो आलोक की जन्मतिथि सेम है, भर्ती भी सेम है, तो यहाँ पर प्रमोशन जो मिलेगा वो आलोक को मिलेगा पहले, क्योंकि मनोज अल्फ़ाबेटिकल में नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर आलोक को दिया जाएगा। संगठन का मानना है यदि वरिष्ठता सूची इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप तैयार की जाए तो पदोन्नति, स्थानांतरण, अन्य सेवा व्यवहारों से जुड़े अधिकांश मुकदमे स्वयं समाप्त हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार तो ये करना ही नहीं चाहती। सरकार तो चाहती है कि भैया ये लोग लड़ते रहे आपस में, कुछ नाम करें, और यही हो रहा है, आज तक यही होता आ रहा है कि टीचर्स बार बार कोर्ट पहुँच जाते हैं और सरकार को टाइम मिल जाता है भैया कि ये तो लड़ रहे हैं आपस में, मरने दो इन्हें, और होता फिर वही है जो भैया जो सही चीज़ होता है, सही तरीका होता है। फिलहाल चालती हूँ, आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद सर।